अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। तो आज हम टेस्ट डिस्कशन करने जा रहे हैं एमडी कैट फिज़िक्स की चैप्टर 7 की, जो कि था इलेक्ट्रोस्टैटिक्स। तो अभी तक अगर आपने क्विज सॉल्व नहीं किया तो जाएं, डिस्क्रिप्शन में जाएं, आपको क्विज का लिंक मिलेगा, क्विज सॉल्व करें, देन होप बैक टू दिस वीडियो एंड डू लेट मी नो अबाउट योर स्कोर इन द कमेंट सेक्शन। बेसिकली टेस्ट सॉल्व करना इसलिए ज़रूरी है कि आप पहले अपने आप को टेस्ट में डालो, आप गलतियाँ करो और फिर उन गलतियों को इम्प्रूव करो। ऐसे वीडियो देखने का कोई फ़ायदा नहीं होगा आपको। तो डिस्कशन का आगाज़ करते हैं। When the length and the cross section area both are doubled, then its resistance। तो वो कह रहा है कि एरिया और लेंथ दोनों को डबल किया तो रेजिस्टेंस पे क्या फ़र्क पड़ेगा। तो हमें पता है कि रेजिस्टेंस जो डिपेंड करती है वो करती है लेंथ बाय एरिया, ठीक है, इस पे डिपेंड कर रही होती है। और ये हमारे पास रेजिस्टिविटी होती है। तो खैर लेंथ डबल हो रही है और एरिया डबल हो रहा है, तो जब हम दोनों को डबल करेंगे तो ये दोनों आपस में कैंसिल आउट हो जाएंगे और हमारे पास वापस रो एल बाई ए बन जाएगा, यानी कि रेजिस्टेंस पे कोई फ़र्क ही नहीं पड़ेगा। तो हमारे पास इसका आंसर बनता है बीटा। द रेजिस्टेंस ऑफ अ वायर इज 20 ohms। इट इज स्ट्रेच सो दैट इट्स लेंथ बिकम 3 टाइम्स द न्यू रेजिस्टेंस ऑफ द वायर विल बी। तो वो कह रहा है कि न्यू रेजिस्टेंस क्या होगी वायर की, उसको स्ट्रेच किया गया है और उसकी लेंथ 3 टाइम्स बढ़ गई है। तो पहले वो 20 ohms की रेजिस्टेंस थी। तो खैर हमारे पास रेजिस्टेंस का फार्मूला आता है आर इज इक्वल्स टू फाई एल बाई ए। अब बहुत से लोगों ने यहाँ पे गलती की होगी। गलती क्या की होगी उन्होंने उन्होंने किया होगा इसको इस तरह से कि लेंथ अगर 3 टाइम्स हमारे पास बढ़ रही है तो हमारे पास डिस्टेंस भी 3 टाइम्स बढ़ेगी, ठीक है। तो उन्होंने 20 को 3 से मल्टीप्लाई करके 60 मार कर दिया होगा चार्ली में, जो कि गलत था। क्यों? देखो, उसने उसी वायर को स्ट्रेच किया है, ठीक है। तो अगर मैं उसी वायर को स्ट्रेच करूँगा तो उसकी लेंथ तो बढ़ेगी लेकिन उसका क्रॉस सेक्शनल एरिया भी चेंज होगा, ठीक है। तो हमें लेंथ तो पता है कि 3 टाइम्स है, लेकिन हमें उसका क्रॉस सेक्शनल एरिया नहीं पता। तो हमने उसका जो न्यू क्रॉस सेक्शनल एरिया वो भी निकालना पड़ेगा। वो कैसे निकालेंगे? अब हमें पता है कि इस सिनेरियो में जो उसका वॉल्यूम है टोटल वो सेम रहेगा, वो चेंज नहीं होगा, ठीक है। तो हम उसी रिलेशन को यूज़ करके हम निकालेंगे कि उसका न्यू एरिया क्या होगा। तो हमारे पास जो वॉल्यूम होता है वो इक्वल होता है सरफेस, यानी कि इस साइड का जो हमारे पास सरफेस एरिया मल्टीप्लाई बाय होल लेंथ, ठीक है। तो वो हमारे पास रिलेशन है। अगर लेंथ 3 टाइम्स बढ़ रही है तो एरिया जो है वो 3 टाइम्स कम होगा। तो हमारे पास जो न्यू एरिया है वो हमारे पास क्या है, ए बाय 3। ये हमारे पास न्यू एरिया आ जाएगा। तो हमारे पास न्यू एरिया भी आ गया। अब हम लेंथ और एरिया दोनों को प्लग इन करेंगे, ना कि सिर्फ लेंथ को। तो वंस अगेन हमारे पास रिलेशन क्या है, एल बाय ए। तो अगर लेंथ 3 टाइम्स बढ़ रही है तो रेजिस्टेंस 3 टाइम्स बढ़ेगी। और एरिया, यानी कि एरिया 1/3 हो रहा है, यानी कि 1/3 से मल्टीप्लाई हो रहा है। तो उसको बैलेंस करने के लिए यहाँ पे 1/3 से डिवाइड होगा, ठीक है, क्योंकि नीचे मल्टीप्लाई हो रहा है तो यहाँ पे भी नीचे ही मल्टीप्लाई होगा। तो जब हम इसको बैलेंस करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा 9R, यानी कि रेजिस्टेंस 9 टाइम्स बढ़ेगी। तो हमारे पास पहले थी 20 होम्स मल्टीप्लाई बाय 9 इक्वल हो जाएगा 180 होम्स के, जो कि हमारे पास डेल्टा में मौजूद है। इसका करेक्ट आंसर है डी। ओम्स लॉ इज़ ट्रू। तो ओम्स लॉ ट्रू कब है देख लेते हैं। फॉर मेटेलिक कंडक्टर्स एट लो टेम्परेचर, एक ये ऑप्शन है हमारे पास। फॉर इलेक्ट्रोलाइट्स व्हेन करंट पासिस थ्रू देम। फॉर मेटेलिक कंडक्टर्स एट हाई टेम्परेचर। फॉर डायोड्स व्हेन करंट पास। तो डायोड्स के लिए भी नहीं करता, उसके बाद इलेक्ट्रोलाइट्स के लिए भी नहीं। हमारे पास ये दो ऑप्शन बच गए, एक में कह रहा हाई टेम्परेचर, एक में कह रहा लो टेम्परेचर। तो बेसिकली हमारे पास जो स्नैरियो होता है वो इस तरह से कि ये हमारे पास वी आई प्लॉट है हमारे पास। तो जो उस पर ग्राफ बनता है वो कुछ इस तरह से बनता है। तो यहाँ अब ओहम्स लॉ तब तक जो है ट्रू है जब तक ये लाइन स्ट्रेट है। तो ये लाइन बेसिकली यहाँ से लेके यहाँ तक स्ट्रेट है और उसके बाद ओहम्स लॉ फॉलो नहीं हो रहा। उसकी क्या वजह है? बेसिकली जैसे जैसे करंट बढ़ाते जा रहे हैं वैसे वैसे इसका टेम्परेचर बढ़ता जा रहा है। तो एट हाई टेम्परेचर्स वो स्ट्रेट लाइन नहीं रहती। तो ओहम्स लॉ जो है हमारे पास सिर्फ लो टेम्परेचर्स तक जो है वो एप्लीकेबल रहता है। तो इसका करेक्ट आंसर है अल्फ़ा। 62.5 multiplied by 10 raised to power 18 electrons per second are flowing through a wire of cross-sectional area. This the value of current flowing will be। तो हमसे कह रहे कि करंट क्या है। अब करंट हमारे पास क्या होता है?
करंट हमारे पास होता है चार्ज पर यूनिट टाइम, ठीक है। तो हमें चार्ज पता होना चाहिए उसके लिए क्या है। तो चार्ज उसने हमें दिया हुआ है 62.5 मल्टीप्लाई 10⁻18 इलेक्ट्रॉन्स। तो अब ये कूलम्स में कितना बनता है, तो बेसिकली कूलम्स में ये होगा कि मल्टीप्लाई बाई ई, यानी कि चार्ज ऑन सिंगल इलेक्ट्रॉन से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास कूलम्स में आ जाएगा। तो चार्ज ऑन सिंगल इलेक्ट्रॉन हमारे पास क्या होता है 1.6 मल्टीप्लाई बाई 10⁻19। तो ये अब हमारे पास कूलम्स में आ गया। अब हमने इसको सिंप्लीफाई करना है। अब इसको सिंप्लीफाई हम कैसे करेंगे कि पॉइंट इधर मूव कर दिया तो ये 10⁻19 हो जाएगा और बाकी वैसे का वैसे ही रहने देंगे और ये दोनों आपस में कैंसिल आउट हो जाएंगे। तो हमारे पास पीछे क्या बचा है 6.25 मल्टीप्लाई बाय 1.6। अब इसको मज़ीद मल्टीप्लाई करने की ज़रूरत नहीं है, ऑप्शंस पे एक दफ़ा नज़र दौड़ा लो। ये तो बिल्कुल भी नहीं होगी क्योंकि 1 तो नहीं होगी, ना ही 1 से छोटा होगा, ठीक है, 1 से बड़ा ही होगा और अप्रोक्सीमेटली 10 के करीब ही हमें नज़र आ रहा है कि यहाँ पे होगा। तो यहाँ पे बीटा इसका करेक्ट आंसर है। इन अ सेमी कंडक्टर एंड इलेक्ट्रिक करंट फ्लो ड्यू टू, तो सेमी कंडक्टर्स की जो बात हो रही है, सेमी कंडक्टर्स का आगे इलेक्ट्रॉनिक्स का पूरा चैप्टर है इस पे इसी बुक में। तो उसमें हम इस चीज़ को इन डेप्थ देखते हैं। बेसिकली सेमी कंडक्टर्स में हमारे पास इलेक्ट्रॉन्स होते हैं और होल्स, जिनको हम जहाँ जहाँ से इलेक्ट्रॉन चला जाता है हम उसको होल कहते हैं। असल में वो हम उसे पॉजिटिव चार्ज कह रहे होते हैं, ठीक है। तो इलेक्ट्रॉन्स और होल्स के फ्लो की वजह से कंडक्शन होती है इलेक्ट्रिक करंट की। तो इसका करेक्ट आंसर है चार्ली। A certain piece of silver of a given mass is to be made like a wire. Which one of the following combination of length and area of cross section will lead to the smallest resistance? तो हमने ऐसा कॉम्बिनेशन बनाना है जिसकी रेजिस्टेंस स्मॉलेस्ट हो, ठीक है। अब वो कॉम्बिनेशन हम बारी बारी, उसने हमें लेंथ और एरिया के कॉम्बिनेशन हम बारी बारी सबकी रेजिस्टेंस देख लेते हैं। तो रेजिस्टेंस में हमारे पास सेम मटेरियल है तो हमारे पास आर फाई एल ओवर ए होगा। तो बेसिकली ये वाला फैक्टर डिसाइड कर रहा है। तो हम इसी फैक्टर को देखते हैं कि ये स्मॉलेस्ट किस केस में है। तो पहले केस में एल बाई ए है हमारे पास, दूसरे केस में हमारे पास क्या है एल बाय 4a बनता है ये हमारे पास, ठीक है। और तीसरे केस में हमारे पास 2l डिवाइड बाय, ठीक है, ये इसका 2 ऊपर मल्टीप्लाई हो जाएगा तो ये हो जाएगा 4l बाय a, ठीक है। ये हमारे पास l बाय 4a है। तो स्मॉलेस्ट फैक्ट जो नंबर है वो कहाँ पे है, वो हमारे पास बीटा में जो है वो सबसे छोटी वैल्यू है। तो बीटा इसका करेक्ट आंसर होगा। द ड्रिफ्ट वेलोसिटी डज नॉट डिपेंड अपॉन, तो ड्रिफ्ट वेलोसिटी जो है हमारे पास वो किस चीज़ पे डिपेंड नहीं करती। तो ड्रिफ्ट वेलोसिटी असल में होती क्या है कि जितनी ज़्यादा रुकावट एक इलेक्ट्रॉन को मूव करने में होगी, बेसिकली ड्रिफ्ट वेलोसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन की यहाँ पे बात हो रही है, तो उतनी ही ज़्यादा रेजिस्टेंस होगी। लेकिन इसको डायरेक्टली आपने रेजिस्टेंस से रिलेट नहीं करना है। एक तरह से रेजिस्टेंस है, बेसिकली ये रेजिस्टेंस पर यूनिट लेंथ कह लो है, ठीक है। तो रेजिस्टेंस पर यूनिट लेंथ है तो ड्रिफ्ट वेलोसिटी किस चीज़ से उस पर इफ़ेक्ट नहीं पड़ता। तो अगर हम देखें तो उस पर क्रॉस सेक्शनल ऑफ वायर से फ़र्क पड़ेगा, रेजिस्टेंस पे फ़र्क पड़ता तो उस पर फ़र्क पड़ेगा, ठीक है। नंबर ऑफ़ इलेक्ट्रॉन्स से फ़र्क पड़ेगा, जितने ज़्यादा इलेक्ट्रॉन होंगे यानी कि जितना ज़्यादा रश होगा, ठीक है, इलेक्ट्रॉन्स का उतना उतना ड्रिफ्ट वेलोसिटी पे फ़र्क पड़ेगा। तो इस पर भी डिपेंड करती है। लेंथ ऑफ द वायर, लेंथ ऑफ द वायर पे फ़र्क पड़ेगा। इसको हम देखते हैं, मैग्नीट्यूड ऑफ करंट पे भी फ़र्क पड़ेगा। अच्छा, अब इसकी एक एनालॉजी देता हूँ। मिसाल के तौर पे एक गली है, ठीक है, उसमें आप भाग रहे हो, ठीक है। अब जितनी ज़्यादा गली खुली होगी उतनी ही ज़्यादा आपको भागने में आसानी होगी, ठीक है, कि रश से बच जाओगे, रश कुछ ना कुछ होगा। अच्छा, रश जितना ज़्यादा होगा उतनी ही आपकी ड्रिफ्ट वेलोसिटी कम होगी। लेकिन गली की लेंथ में जितनी मर्जी लंबी कर दो आपकी वेलोसिटी पे तो फ़र्क नहीं पड़ेगा। तो इसलिए चार्ली यानी कि लेंथ ऑफ द वायर से ड्रिफ्ट वेलोसिटी पे फ़र्क नहीं पड़ता। अ सेल ऑफ ईएमएफ 1.5 वोल्ट हैविंग अ फाइनाइट इंटरनल रेजिस्टेंस, तो एक सेल की 1.5 की ईएमएफ है और उसकी इंटरनल रेजिस्टेंस कुछ ना कुछ है। इज कनेक्टेड टू अ लोड ऑफ 2 ओम, तो 2 ओम के लोड से कनेक्टेड है। फॉर मैक्सिमम पावर ट्रांसफर द इंटरनल रेजिस्टेंस ऑफ द सेल शुड बी, तो वो कह रहा है कि उसकी इंटरनल रेजिस्टेंस क्या होनी चाहिए। तो इंटरनल रेजिस्टेंस को हम बेसिकली स्मॉल आर से रिप्रेजेंट करते हैं। तो हम देख लेते हैं कि पावर का क्या केस है। पावर मैक्सिमम तब होगी जब उसकी इंटरनल रेजिस्टेंस जो है वो इक्वल होगी
लोड की, ठीक है, एक्सटर्नल रेजिस्टेंस की इक्वल होगी। वो भी समझा देता हूँ कैसे। तो फॉर एग्जांपल हमारे पास पावर होती क्या है, पावर का रिलेशन हमारे पास ईएमएफ के केस में बनता है ई स्क्वायर आर डिवाइड बाय आर माइनस स्मॉल आर प्लस 4 आर, ठीक है। अब इस केस में पावर को मैक्सिमम करने के लिए हमारे पास जो नीचे वाला फैक्टर है ये स्मॉलेस्ट होना चाहिए। तो ये स्मॉलेस्ट कब होगा, जब अगर हम इसको ज़ीरो कर दें, ठीक है, या इन दोनों में से एक फैक्टर को हमें ज़ीरो करना पड़ेगा। तो उसमें अगर हम इसको ज़ीरो कर दें तो हमारे पास पावर मैक्सिमम होगी, क्योंकि हमारे पास जो डिवाइड हो रहा है वो मिनिमम हो जाएगा। तो वो तभी ज़ीरो होगी जब, यानी अगर हम आर माइनस आर को ज़ीरो रखें तो आर इक्वल टू आर बन जाएगा हमारे पास। तो यानी कि हमारे पास लोड रेजिस्टेंस 2 ओहम थी, तो हमारे पास इंटरनल रेजिस्टेंस भी 2 ओहम ही होगी। तो हमारे पास इसका करेक्ट आंसर बनता है बीटा। A battery of 50 volt is connected across a 10 ohm resistor. The current is 4.5 amperes. The internal resistance of the battery is. तो हमारे पास EMF का हमसे इंटरनल रेजिस्टेंस पूछ रहा है, यानी कि ऑफ द बैटरी। हमारे पास EMF का रिलेशन क्या होता है, E इज इक्वल्स टू आई आर प्लस आई आर, ठीक है। ये हमारे पास इंटरनल रेजिस्टेंस ऑफ द बैटरी है और ये हमारे पास एक्सटर्नल रेजिस्टेंस है। तो हमारे पास क्या क्या चीज़ें, हमारे पास ईएमएफ भी है बैटरी की, ठीक है, वो कितनी है, हमारे पास करंट भी है, हमारे पास एक्सटर्नल रेजिस्टेंस भी है और हमारे पास करंट, ये वाला करंट भी हमने ये निकालना है। तो हमने वैल्यूज़ प्लग इन की, तो हमारे पास क्या वैल्यूज़ हैं, 50 इज इक्वल्स टू 4.5 मल्टीप्लाई बाई 10 प्लस 4.5 मल्टीप्लाई बाय इंटरनल रेजिस्टेंस। तो इसको मल्टीप्लाई किया हमारे पास 45 आ जाएगा, वहाँ पे जाकर माइनस हो जाएगा तो पीछे 5 रह जाएगा, तो हमारे पास आ जाएगा 5 इक्वल्स टू 4.5 आर, और आर इक्वल आ जाएगा हमारे पास 5 डिवाइड बाय 4.5। तो ये ऑलमोस्ट 1 के इक्वलेंट होगा, लेकिन 1 से थोड़ा सा ज़्यादा होगा, ठीक है। हमें ये डिवीजन यहाँ पे देख के पता चल जाएगा। तो यहाँ पे हमें बीटा ही वाहिद है कि जो कि 1 के करीब है, बाकी 1 से काफ़ी ज़्यादा दूर है। तो बीटा इसका करेक्ट आंसर है। A 25 watt and 220 volt bulb and a 100 watt and 220 volt bulb are connected in parallel across 220 volt line. Which bulb will glow more brightly? तो वो हमें कह रहा है कि कौन सा बल्ब ज़्यादा ब्राइटली ग्लो करेगा। तो उसने हमें वॉट्स दे दिए और पोटेंशियल डिफरेंस क्रॉस दे दिया है। तो स्नैरियो हमारे पास क्या है, स्नैरियो हमारे पास ये है कि ये हमारा सर्किट है, ये दो हमारे बल्ब लगे हुए हैं, एक हमारे पास 25 वाट का है, दूसरा हमारे पास 100 वाट का है। पोटेंशियल डिफरेंस दोनों के क्रॉस सेम है क्योंकि सीरीज़ में है, पैरेलल में है। तो बेसिकली हमारे पास ज़्यादा ब्राइटली वही ग्लो करेगा जो कि सबसे ज़्यादा पावर कंज्यूम कर रहा है। तो वॉट रेटिंग उसने हमें डायरेक्टली दी है, तो उससे हमें पता चलेगा जो 100 वॉट वाला है वो ज़्यादा पावर कंज्यूम कर रहा है, तो वो ज़्यादा ब्राइटली जलेगा। तो चार्ली इसका करेक्ट आंसर है। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज़ नॉट सेम एज वॉट? तो इनमें से कौन सा वॉट के इक्वल नहीं है, ठीक है, कौन सी यूनिट्स की वो बात कर रहा है एक तरह से, क्या चीज़ वॉट के इक्वल नहीं है, पावर नहीं है बेसिकली इन चार ऑप्शन में से। तो हमारे पास पावर की मुख्तलिफ यानी कि फॉर्म्स है। एक हमारे पास आई वी होती है यानी करंट इंटू वोल्ट, तो ये देख के हमें बीटा में वही है कि एम्पेयर्स इंटू वोल्ट, तो बीटा भी ठीक है। उसके बाद हमारे पास पावर की एक और वैल्यू होती है वर्क डन बाय टाइम यानी कि जूल्स पर सेकेंड, तो चार्ली भी हमारे पास ठीक है। उसके बाद अगर हम डेल्टा को देखें तो हमारे पास एक और होती है आई स्क्वेयर आर, बेसिकली ये इसी रिलेशन से निकला है। यहाँ पे आपने वी को रिप्लेस कर दिया आई आर से, तो हमारे पास ये वैल्यू भी आ गई और यही एम्पेयर स्क्वेयर ओम्स, ठीक है, ये भी करेक्ट है। तो हमारे पास जो अल्फ़ा है वो वाहिद इनकरेक्ट है, और अल्फ़ा में वो कह रहा है कि आई डिवाइड बाय वी होता है, तो जो कि नहीं होता। तो अल्फ़ा यहाँ पे करेक्ट आंसर था। कैलकुलेट द पावर इन 20 ओम रेजिस्टेंस। तो 20 ओम रेजिस्टेंस में पावर हमारे पास क्या होगी, तो पावर निकाल लेते हैं। ये हमारे पास सर्किट है, ठीक है, उसने हमें पोटेंशियल भी बताया हुआ है और उसने हमें रेजिस्टेंस भी बताई हुई है। तो पावर हमारे पास आई वी होती है और हम यहाँ पे क्या करेंगे, आई को रिप्लेस कर देंगे। आई हमारे पास बेसिकली क्या होता है, आई हमारे पास इक्वल होता है वी ओवर आर के। जब उससे रिप्लेस करेंगे तो हमारे पास क्या बन जाएगा, वी स्क्वायर डिवाइड बाई आर, ठीक है।
और हम वैल्यूज़ प्लग इन करेंगे सिंपली यहाँ पे 200 स्क्वायर डिवाइड बाय 20, तो ये हमारे पास ऊपर 40,000 आ जाएगा डिवाइड बाय 20, 0 से कट गया, और 2000 हमारे पास 2000 वाट आ गया, या इसको हम 2 किलोवाट भी लिख सकते हैं, ठीक है। तो जो कि हमारे पास चार्ली में मौजूद है। Two metals having the same resistivity can be differentiated from their value of, तो बेसिकली रेजिस्टिविटी जो डिपेंड कर रही होती है वो टेम्परेचर कोफिशेंट जो होता है, वो अगर उसकी रेजिस्टिविटी सेम है तो उसका टेम्परेचर कोफिशेंट भी सेम होगा, तो चार्ली तो इनकरेक्ट है, ठीक है, कि उससे हम नहीं निकाल सकते। बेसिकली हम रेजिस्टेंस से उन दोनों को डिफरेंशिएट कर सकते हैं, तो अल्फा इसका करेक्ट आंसर है। 20 बेसिकली ये एक टाइपो हो गया, ये असल में माइक्रो है। तो खैर 20 माइक्रो एम्पेयर करंट फ्लोज फॉर 30 सेकेंड्स इन अ वायर, ट्रांसफ़र ऑफ चार्ज विल बी, तो वो कह रहा है कि चार्ज की अगर करंट और टाइम इतना है, तो हमें पता है कि करंट इक्वल होता है हमारे पास चार्ज पर यूनिट टाइम के। तो चार्ज हमारे पास क्या होता है, चार्ज हमारे पास होता है करंट इंटू टाइम, तो हम इन दोनों को आपस में मल्टीप्लाई कर देंगे, तो हमारे पास 20 माइक्रो एम्पेयर मल्टीप्लाई बाय 30 आ जाएगा। अब इन दोनों नंबर्स को देख के आपको पता चलेगा कि जो आंसर है वो 6 कुछ होगा, यानी कि 6 मल्टीप्लाई बाई 10 समथिंग होगा। तो आंसर्स में सिर्फ एक ही ऐसा आंसर ऑप्शन मौजूद है, तो यहाँ पे हमारे पास बीटा करेक्ट आंसर बनता है। एन इलेक्ट्रिक हीटर एंड अ फैन आर मार्क्ड 1000 वोल्ट एंड 220 वोल्ट्स और 100 वॉट एंड 220 वोल्ट रिस्पेक्टिवली, द रेजिस्टेंस ऑफ द फैन इज़, तो वो कह रहे हैं कि रेजिस्टेंस ऑफ द फैन क्या होगी। हमें एक रिलेशन पता है जिसमें हम पावर को रिलेट करते हैं वोल्ट और रेजिस्टेंस के साथ, तो हमें यही रिलेशन यूज़ करना है। तो बेसिकली हमने निकालनी है रेजिस्टेंस इक्वल टू वॉट डिवाइड बाय पावर। तो फॉर द हीटर केस क्या होगी, 220 स्क्वायर डिवाइड बाय 1000, और फैन के केस में होगी हमारे पास 220 स्क्वायर डिवाइड बाय 100। अब फ़ैन की वो पूछ रहा था, ठीक है, उसे नंबर नहीं चाहिए, वो पूछ रहा है कि हीटर से कम है या ज़्यादा है या इक्वल है उसके। तो हमें देख के पता चल रहा है कि ये बड़े नंबर से डिवाइड हो रहा है, छोटे नंबर से डिवाइड हो रहा है, तो इसका मतलब है कि फ़ैन की रेजिस्टेंस ज़्यादा होगी, ठीक है। रेजिस्टेंस ऑफ फैन विल बी ग्रेटर देन रेजिस्टेंस ऑफ हीटर। हमारे पास यहाँ पे चार्ली इसका करेक्ट आंसर है। What is the voltage across a 6 ohm resistor when 3 ampere of current passes through it? तो वो कह रहा है कि वोल्टेज क्या होगी जब कि रेजिस्टेंस इतनी है और करंट इतना है, तो सिंपली V इक्वल्स टू आई आर लगेगा, तो करंट और वोल्टेज आपस में मल्टीप्लाई होके चार्ली इसका आंसर है। When bulbs are connected in series, then generally to find the power we give priority to the relation, ठीक है। तो हम पावर निकालने के लिए कौन सा रिलेशन यूज़ करेंगे कि जब हमारा जो सर्किट है वो सीरीज़ में है, तो हमें पता है कि सीरीज़ में, अच्छा एक चीज़ याद रखो, सीरीज़ और पैरेलल में, ठीक है। तो ये हमारे पास फॉर एग्जाम्पल एक सीरीज़ सर्किट है और ये हमारे पास एक पैरेलल सर्किट है, ठीक है। यहाँ पे जो है वोल्टेज वो डिवाइड नहीं हो रहा, जो यहाँ पे इसके अक्रॉस वोल्टेज है, ठीक है, जो यहाँ पे पोटेंशियल डिफरेंस है हमारे पास, ठीक है, डेल वी, वही हमारे पास इन दो पॉइंट्स पे भी होगा, ठीक है। लेकिन करंट जो यहाँ पे करंट जा रहा है, ठीक है, I1, और यहाँ पे जो करंट जा रहा है I2, वो दोनों सेम नहीं होंगे, यहाँ पे करंट डिवाइड होता है, ठीक है। जबकि इस केस में जो करंट यहाँ पे है, ठीक है, वही करंट यहाँ पे होगा, करंट डिवाइड नहीं हो रहा, ठीक है। तो यहाँ पे पोटेंशियल डिवाइड होता है, ठीक है, और यहाँ पे हमारे पास करंट डिवाइड होता है, ठीक है। इस चीज़ को याद रखो कि पैरेलल में करंट डिवाइड होता है और सीरीज़ में पोटेंशियल डिवाइड होता है, यानी कि पोटेंशियल जो है वो चेंज हो रहा है, यहाँ पे जो पोटेंशियल डिफरेंस है वो हमारे पास कुछ और है, जो यहाँ पे पोटेंशियल डिफरेंस है वो हमारे पास कुछ और है। तो सीरीज़ की वो बात कर रहा है, तो वो कह रहा है कि पोटेंशियल यानी कि चेंज हो रहा है, तो हम पावर का कोई भी ऐसा रिलेशन यूज़ नहीं कर सकते जहाँ पे पोटेंशियल यूज़ हो रहा हो, ठीक है, क्योंकि हर केस में पोटेंशियल डिफरेंस है, लेकिन करंट्स थ्रू आउट द सर्किट सेम होगा। तो हम आई वाला जो रिलेशन है वो यूज़ कर सकते हैं, तो हम अल्फ़ा भी यूज़ नहीं कर सकते, चार्ली भी यूज़ नहीं कर सकते, हम सिर्फ
बीटा यूज़ कर सकते हैं, क्योंकि यहाँ पे हम वोल्टेज का यूज़ नहीं कर रहे। बहुत से लोगों ने देखा होगा, अच्छा ये भी पावर का सही फार्मूला है, ये भी पावर का सही फार्मूला है, ये भी पावर का सही फार्मूला है, तो डेल्टा को मार करता है, जो कि गलत है। यहाँ पे सिर्फ हम बीटा को सीरीज़ के केस में यूज़ कर सकते हैं। इसी तरह अगर आप पैरेलल की बात करो, तो पैरेलल के केस में आप पी इक्वल्स टू वी स्क्वेयर डिवाइड बाई आर का सर्कुलेशन यूज़ कर सकते हो। बाकी ना तो आप पी इक्वल्स टू आई वी कर सकते हो, ना ही आप पी इक्वल्स टू आई स्क्वेयर आर कर सकते हो। ये दोनों इस केस में नहीं कर सकते, ठीक है। तो यहाँ पे हमारे पास इस क्वेश्चन के लिए करेक्ट आंसर था बीटा। विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज़ नॉट ट्रू। तो कौन सी स्टेटमेंट इनमें से ट्रू नहीं है? तो पहली स्टेटमेंट है हमारे पास, कंडक्टेंस एंड रेजिस्टेंस आर रेसिप्रोकेटल। ठीक है, रेसिप्रोकल होते हैं एक दूसरे के, तो हाँ रेसिप्रोकल ही होते हैं, यानी करेक्ट है। यानी कि कंडक्टेंस जो होती है हमारे पास वो 1/r होती है, तो सही है ये वाली स्टेटमेंट। ओहम्स लॉ इज़ एप्लीकेबल फॉर सेमी कंडक्टर्स। तो ये स्टेटमेंट इनकरेक्ट है कि सेमी कंडक्टर्स के लिए ओहम्स लॉ एप्लीकेबल नहीं होता। अब वो एप्लीकेबल क्यों नहीं होता? फॉर एग्जांपल ये हमारे पास वी आई प्लॉट है, ठीक है, और ये हमारे पास स्ट्रेट लाइन है, तो यानी कि ओहम्स लॉ का मतलब है कि स्ट्रेट लाइन ग्राफ होना चाहिए। जबकि सेमी कंडक्टर्स के केस में स्ट्रेट लाइन ग्राफ नहीं होता, हमारे पास ग्राफ कुछ इस तरह का होता है। इस ग्राफ को हम इन डेप्थ अगेन इलेक्ट्रॉनिक्स के चैप्टर में देखेंगे, लेकिन वो हमारे पास स्ट्रेट लाइन ग्राफ नहीं होता सेमी कंडक्टर्स के केस में, तो इसलिए बीटा यहाँ पे नॉट ट्रू है। EMF इज़ मोस्ट क्लोजली रिलेटेड टू। तो इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स, बज़ाहिर तो ये फोर्स का लफ्ज़ इसमें इस्तेमाल होता है, लेकिन फोर्स होती नहीं है, तो मैकेनिकल फोर्स नहीं होती है, ये बेसिकली पोटेंशियल डिफरेंस होता है एक। तो 40 इसका करेक्ट आंसर है। Two wires of same material have lengths L1 and 2L and cross sectional area of 4A and A respectively. The ratio of their resistance would be। तो वो कह रहा है कि ये उनकी डायमेंशन है, L, एक की लेंथ L है, एक की 2L है, और एक का एरिया 4A है और एक का एरिया A है। दो वायर्स हमारे पास, तो उनकी रेजिस्टेंस क्या होगी? तो रेजिस्टेंस का हमारे पास रिलेशन होता है फाई L बाई A। तो हम दोनों की डिस्टेंस बारी बारी निकाल लेते हैं। पहले के केस में हमारे पास क्या है, L/4A है, और दूसरे के केस में हमारे पास क्या है, 2L/A। ठीक है, अब हमने रेशो निकालनी है, यानी कि रेजिस्टेंस ऑफ 1 डिवाइड बाई रेजिस्टेंस ऑफ 2 करनी है। तो हम लिख सकते हैं रेजिस्टेंस ऑफ 1 मल्टीप्लाई बाय, ये इसको उल्टा करके हम लिख देंगे, ठीक है। एरिया ऊपर चला जाएगा, 2L नीचे आ जाएगा, और L से कट गया, A से कट गया, हमारे पास पीछे क्या बचता है, 1/8। तो यहाँ पे करेक्ट आंसर है इसका चार्ली। द प्रोडक्ट ऑफ रेजिस्टेंस एंड कंडक्टेंस ऑफ रेजिस्टर इज इक्वल टू। तो प्रोडक्ट ऑफ रेजिस्टेंस और कंडक्टेंस इक्वल किस चीज़ की होती है? दोनों एक दूसरे के रेसिप्रोकल होते हैं, तो हमारे पास ये इक्वल्स टू 1 आएगी, ठीक है। ये दोनों जब आपस में एक दूसरे के मल्टीप्लाई होंगे तो हमारे पास 1 पीछे आंसर बचता है। An electric room radiator which operates at 50 watt has resistance of this। तो हमें पावर वोल्टेज पता है, हमें रेजिस्टेंस पता है, तो हमसे पूछ रहा है कि पावर अप्रॉक्सीमेटली कितनी कंज्यूम कर रहा है। तो हमारे पास P इक्वल्स टू आई वी होती है, आई हमारे पास नहीं है, तो हम आर वाला रिलेशन यूज़ करेंगे पावर का, तो वो हमारे पास क्या होता है, वी स्क्वेयर डिवाइड बाई आर। ठीक है, वो हमारे पास वंस अगेन कैसे होता है, आई को हम लिख सकते हैं वी बाई आर, तो उसको रिप्लेस किया तो वी स्क्वेयर बाई आर हो जाएगा हमारे पास। तो वैल्यूज़ प्लग इन की हमने, वी स्क्वेयर यानी कि 50 स्क्वेयर डिवाइड बाई 50, तो ये एक 50 जो है ये इसके स्क्वायर के साथ कैंसिल हो जाएगा, पीछे हमारे पास 50 वॉट रह जाएगा, तो वही हमारा आंसर है चार्ली। लेंथ ऑफ टू वायर्स ऑफ सेम मटेरियल हैव अ रेशो 2:3। ठीक है, तो सेम मटेरियल इसका मतलब है कि उनकी रेजिस्टिविटी सेम होगी, और उनकी लेंथ की रेशो है 2:3, और रेडियाई की उनकी रेशो है 1:2। द रेशो ऑफ द रेजिस्टेंसेस, तो वो हमसे R1/R2 मांग रहा है, तो हम बारी बारी दोनों की रेजिस्टेंस देख लेते हैं। R1 हमारे पास क्या होगा, रेजिस्टिविटी 2L डिवाइड बाय पाई इंटू 1 स्क्वेयर, तो हमारे पास इसकी रेजिस्टेंस क्या आएगी, रजिस्टिविटी 2L डिवाइड बाय पाई, और हमारे पास R2 क्या आएगी, 3L डिवाइड बाय पाई 2 का स्क्वायर। अच्छा, बहुत से लोग यहाँ पे क्या गलती करेंगे, वो रेडियाई की रेशो को इक्वल ले लेंगे एरिया की रेशो के, जो कि गलत है। ठीक है, बेसिकली
रेडिया स्क्वायर की रेशो एरिया के इक्वल होती है। तो खैर अब हमारे पास रेजिस्टेंस ऑफ 2 हमारे पास क्या आएगी, रेजिस्टिविटी 3/4 L डिवाइड बाय पाई, और हम इन दोनों को आपस में डिवाइड कर देंगे, यानी कि R1/R2। तो वो हमारे पास क्या आएगा, पहली को हमने वैसे लिख लिया, दूसरी को हमने इन्वर्स कर दिया, मल्टीप्लाई कर और साथ मल्टीप्लाई कर दिया। तो हमारे पास रेजिस्टिविटी से कट जाएगी, L से कट जाएगा, और हमारे पास पाई से कट जाएगा। तो पीछे हमारे पास क्या बचेगा, 2 × 4 / 3 तो हमारे पास ये आ जाएगा 8/3, यानी कि 8/3 डेल्टा। The terminal potential difference of a battery is equal to its EMF when its internal resistance is। तो हमें कह रहा है कि टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस जो है वो इक्वल होगा EMF के, तो उसकी इंटरनल रेजिस्टेंस कितनी होनी चाहिए तब। तो हमारे पास EMF का जो रिलेशन है वो इक्वल होता है इसके, ठीक है। तो अगर तो ये दोनों EMF और हमारे पास टर्मिनल पोटेंशियल इक्वल हो, तो उसके लिए ये दोनों इक्वल करने के लिए हमें ये वाली टर्म ज़ीरो करनी पड़ेगी। आई तो ज़ीरो नहीं हो सकता, तो हमारे पास इंटरनल रेजिस्टेंस ज़ीरो होगी। तो अल्फ़ा इसका करेक्ट आंसर है। EMF एंड टर्मिनल पोटेंशियल आर रिलेटेड एज। तो वो किस तरह से रिलेट करते हैं, हमने पिछले क्वेश्चन में भी देखा। हमारे पास EMF इक्वल होती है IR एक्सटर्नल रेजिस्टेंस मल्टीप्लाई बाय आई इंटू इंटरनल रेजिस्टेंस। तो हमारे पास ये बेसिकली वो इसको टर्मिनल, ये हमारे पास टर्मिनल पोटेंशियल होता है, ठीक है। तो हमारे पास ये रिलेशन भी ट्रू है, ये रिलेशन भी ट्रू है, तो हमारे पास इसका करेक्ट आंसर बनता है डेल्टा, ठीक है। द टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस ऑफ अ सेल व्हेन दिस सर्किट इज ओपन। तो वो कह रहा है कि टर्मिनल पोटेंशियल क्या होगी जब सर्किट ओपन होगा। तो हमारे पास सिनेरियो क्या है, फॉर एग्जांपल ये हमारे पास एक सेल है, ठीक है, और ये हमारे पास एक स्विच लगा हुआ है, ठीक है, ये हमारे पास रेजिस्टेंस है। अब जब स्विच ओपन होगा तब टर्मिनल जो है हमारे पास पोटेंशियल डिफरेंस क्या होगा, यानी कि टोटल पूरे सर्किट का, अगर मैं यहाँ पे एक वोल्ट मीटर निकाल लगाऊँ, ठीक है, तो वो मुझे क्या रीडिंग देगा, तो वो मुझे रीडिंग देगा पोटेंशियल डिफरेंस ऑफ द सेल की, जो कि ई होती है, यानी कि वोल्ट मीटर मुझे ई रीडिंग देगा। तो टर्मिनल पोटेंशियल हमारे पास क्या होगा जब सर्किट ओपन होगा, वो हमारे पास ई होगा, यानी कि अल्फा इसका करेक्ट आंसर है। The VI graph of a conductor at two different temperature as shown in the figure, the relationship between the resistance will be। तो उसने हमें ये रिलेशन दिया हुआ है, ठीक है, फिगर दी हुई है, हमें एक रेजिस्टेंस R1 और एक रेजिस्टेंस R2 दी हुई है। तो हमें पता है कि रेजिस्टेंस जो होती है वो बेसिकली इक्वल टू स्लोप होती है, ठीक है। तो स्लोप अब R1 की ज़्यादा R2 की ज़्यादा, क्या रिलेशन है, R1 की स्लोप R2 से हमें यहाँ पे नज़र आ रहा है कि ज़्यादा, तो इसका मतलब रेजिस्टेंस ऑफ R1 ग्रेटर देन R2 है। तो अल्फा इसका करेक्ट आंसर होगा यहाँ पे। अ पीस ऑफ कॉपर एंड अनदर पीस ऑफ जर्मेनियम आर कूल्ड फ्रॉम रूम टेम्परेचर टू 77 केल्विन, द रेजिस्टेंस ऑफ। तो वो कह रहा है कि इसको ठंडा करके 77 केल्विन तक लेके गया, तो इनकी रेजिस्टेंस पे क्या फ़र्क पड़ेगा बेसिकली उससे। अच्छा, अब कंडक्टर के केस में हमें बताया कि अगर हम टेम्परेचर जो है वो कम करें, ठीक है, तो हमारे पास जो रेजिस्टेंस है, अगर टेम्परेचर बढ़ाएं तो हमारे पास रेजिस्टेंस जो है वो बढ़ती है, और टेम्परेचर कम करें तो हमारे पास रेजिस्टेंस कम होती है। लेकिन सेमीकंडक्टर्स के केस में ऐसा नहीं होता। सेमीकंडक्टर्स के केस में अगर तो हम टेम्परेचर बढ़ाएं तो हमारे पास जो रेजिस्टेंस है वो कम हो जाती है, ठीक है, और अगर हम टेम्परेचर कम करें तो हमारे पास रेजिस्टेंस बढ़ जाती है, ठीक है। तो अब इस केस में टेम्परेचर कम हो रहा है दोनों के लिए, तो रेजिस्टेंस क्या होगी, कॉपर की कम होगी और जर्मेनियम की बढ़ेगी। तो डेल्टा यहाँ पे करेक्ट आंसर है। विच वन ऑफ द फॉलोइंग causes production of heat when current is set up in the wire। तो वो क्या चीज़ है जो कि हीटअप करती है कंडक्टर को जब करंट पास थ्रू करता है। तो हीट की जो मेन वजह है वो क्या, इंटर एटॉमिक कोलिजन है, कि एटम्स आपस में कोलाइड करते हैं, नहीं, एटम्स आपस में कोलाइड नहीं करते।
चार्ली में हमारे पास इंटर इलेक्ट्रॉन क्लोन, इलेक्ट्रॉन्स की आपस में क्लोन होती है नहीं, जंप ऑफ इलेक्ट्रॉन फ्रॉम हायर ऑर्बिट्स टू लोअर ऑर्बिट नहीं, द क्लोन ऑफ कंडक्शन इलेक्ट्रॉन्स विद द एटम। तो बेसिकली हाँ, ये वजह होती है कि जिसकी वजह से टेम्परेचर बढ़ रहा होता है कि उनकी क्लोन की वजह से वो अपनी काइनेटिक एनर्जी इलेक्ट्रॉन लूज़ कर रहे होते हैं और वो हीट एनर्जी में कन्वर्ट हो रही होती है। तो बीटा यहाँ पे करेक्ट आंसर है। The EMF is always dash even when no current is drawn from the battery। तो बेसिकली हमने देखा पीछे क्वेश्चन में कि जब सर्किट ओपन था तो कोई करंट हम सर्किट में से ड्रॉ नहीं थे कर रहे, लेकिन ईएमएफ फिर भी मौजूद थी। तो इसका चार्ली करेक्ट आंसर है कि ईएमएफ अगर कोई करंट ड्रॉ नहीं भी हो रहा, ठीक है, सर्किट ओपन है, तब भी ईएमएफ मौजूद होगी। Ohm's law for an ohmic resistor give a straight line whose slope gives। तो स्लोप गिव्स इफ v इज अलोंग द x एक्सिस। अब यहाँ पे उसने एक छोटी सी ट्रिक खेली है। हमें पता है कि वी आई का अगर हम प्लॉट बनाए तो हमारे पास जो स्ट्रेट लाइन बनती है वो हमारे पास उसकी स्लोप इक्वल होती है r के, लेकिन यहाँ पे उसने जो हमारे पास पोटेंशियल जो होता है वो हमारे पास y एक्सिस पे होता है, उसने कहा नहीं पोटेंशियल को x एक्सिस पे लो। तो अगर हम इसको x एक्सिस पे और i को y एक्सिस पे लेंगे तो हमारे पास जो स्लोप होगी, ठीक है, वो बेसिकली इन्वर्स ऑफ आर होगी और वो हमारे पास कंडक्टेंस के इक्वल होती है। तो बहुत से लोगों ने जल्दी में इस जो ब्रैकेट्स में चीज़ है इसको नहीं पढ़ा होगा और उन्होंने रेजिस्टेंस लगा लिया होगा, जबकि इसका करेक्ट आंसर बनता था डेल्टा। A charge of 90 coulomb passes through a wire in 1 hour and 15 minutes. What is the current in the wire? तो हम हमारे पास चार्ज भी, हमारे पास टाइम भी है। तो चार्ज हमारे पास बेसिकली किस तरह से हम निकालते हैं, हमने करंट बेसिकली सॉरी बताना है। तो करंट हमारे पास क्या होता है, चार्ज डिवाइडेड बाय टाइम। ठीक है, चार्ज हमारे पास है, टाइम थोड़ा सा उसने हमें अलग करके आवर्स में दिया, हमें सेकंड्स में चाहिए होता है। तो 90 को हम डिवाइड करेंगे, एक आवर को हम लिख सकते हैं 3600 सेकेंड्स, और 15 मिनट एक घंटे का चौथा हिस्सा होता है, यानी कि 36 को ही अगर मैं 4 पे डिवाइड कर दूं, ठीक है, प्लस इसमें कर दूं 36 डिवाइड बाय 4, तो वो हमारे पास 15 मिनट को रिप्रेजेंट कर रहा है। तो हमारे पास ये फॉर्म बन जाएगी। अब ये हो जाएगा जी 90 डिवाइड बाय 3600 प्लस 900, और ये हमारे पास हो जाएगा 90 डिवाइड बाय 4500 हो जाएगा, दोनों एडअप हो जाएंगे आपस में, 0 0 से कट जाएगा, और 9 1 ज़ार 9 होता है, और 9 हमारे पास 5 ज़ार 45 होता है, और ये 0 यहाँ पे आ गया, तो हमारे पास क्या बन जाएगा 1/50। 1/50 को अब हम डिवाइड करेंगे, 1 को अंदर रखा, 50 को बाय रखा, नहीं हो रहा, पॉइंट लगा के 0 लगाया, अभी भी नहीं हो रहा, एक और 0 लगाया, और ये हमारे पास डिवाइड हो गया, तो हमारे पास आ जाता है 0.02। तो अब 0.02 एम्पेयर आ गया। अब अगर सारे माइक्रो मिली एम्पेयर में है, तो मिली एम्पेयर में लेके जाने के लिए मुझे, अगर मैं इस पॉइंट को यहाँ पे 3 पॉइंट्स यहाँ पे ले जाऊँ तो मुझे एक और 0 लगाना पड़ेगा, तो यानी कि मेरे पास 20 मिली एम्पेयर आता है। तो यहाँ पे मेरे पास आंसर है चार्ली। यूनिट ऑफ रेजिस्टेंस इज, तो रेजिस्टेंस का यूनिट वैसे तो ओम्स होता है, ठीक है, लेकिन उसने और भी फॉर्म्स में दिया हुआ है, ठीक है, कि कौन सा इक्विवेलेंट है बेसिकली ये पूछना चाह रहा है। यूनिट तो हमारे पास ओहम ही होता है इसका। तो खैर हमारे पास रेजिस्टेंस इक्वल होती है किस चीज़ के, वी बाय आई के, तो हमारे पास वोल्ट पर एम्पेयर इसका करेक्ट आंसर है। सब्सटेंस विच डू नॉट ओबे ओहम्स लॉ आर कॉल्ड, तो उन्हें हम क्या कहते हैं कि जो ओबे नहीं करते, उन्हें हम नॉन ओहमिक मटेरियल्स कहते हैं। तो बीटा इसका करेक्ट आंसर है। A flat iron is marked 120 volt and 600 watt. In normal use the current in it is, तो उसने हमें पोटेंशियल डिफरेंस भी बता दिया, उसने हमें पावर भी बता दिया, तो वो हमें कह रहा है कि करंट ड्रॉन कितना होगा। तो अब ऐसा कोई रिलेशन जिसमें ये तीनों यूज़ हो रहे हैं, तो वो हमारे पास क्या होता है, P इज इक्वल्स टू आई वी। हम ये रिलेशन यूज़ करेंगे, आई के लिए इक्वेशन को सीधा करेंगे तो P बाई वी हो जाएगा, और P बाई वी की वैल्यू प्लग इन की हमने, तो 600 डिवाइड बाई 120, तो ये 0 0 से कट गया, और 12 1 ज़ार 12, और 12 5 ज़ार हमारे पास 60 होता है, तो हमारे पास
5 एम्पेयर आंसर आ जाएगा, बीटा इसका करेक्ट आंसर है। इलेक्ट्रिकल एनर्जी यूज्ड पर सेकंड इज गिवन बाय, तो इलेक्ट्रिकल एनर्जी पर सेकंड यूज हमारे पास बेसिकली पावर होती है, ठीक है। तो पावर हमारे पास क्या होती है, P इज इक्वल्स टू आई वी, ये भी करेक्ट है। अगर मैं रिप्लेस कर दूं I को, I हमारे पास क्या होता है V बाई आर, तो हमारे पास क्या बन जाएगा ये V स्क्वेयर डिवाइड बाई आर, तो ये भी करेक्ट है। और अगर मैं इसी रिलेशन में इसको रिप्लेस कर दूं आई वी से, तो हमारे पास क्या बनेगा आई स्क्वेयर आर, तो ये भी करेक्ट है। तो यहाँ पे डेल्टा हमारे पास ऑल ऑफ दिस का करेक्ट बनता है। अच्छा, द डायग्राम शोज द आई वी ग्राफ फॉर अ लेंथ ऑफ रेजिस्टेंस ऑफ वायर वेयर कैन ओहम्स लॉ बी अप्लाइड टू इट। बेसिकली वो कह रहा है कि उसने आई वी, अच्छा अब यहाँ पे उसने अगेन आई वी ग्राफ दिया है, ठीक है। खैर इससे फ़र्क नहीं पड़ता, वी आई होता या आई वी होता। तो जब तक स्ट्रेट लाइन है, अगर कंडक्टेंस की भी स्ट्रेट लाइन है तो वहाँ पे ओहम्स लॉ ओबे हो रहा है। तो स्ट्रेट लाइन हमारे पास एक्स से लेके वाई तक है, तो हम कह सकते हैं कि एक्स से लेके वाई तक हमारे पास जो है ओहम्स लॉ ओबे हो रहा है। और आगे वाई से लेके एक्स तक हमारे पास ओहम्स लॉ ओबे नहीं हो रहा। तो हमसे यही पूछ रहा कि ओहम्स लॉ कहाँ पे एप्लीकेबल है, तो वो हमारे पास बीटा चार्ली करेक्ट आंसर है कि एक्स लेके वाई तक एप्लीकेबल है। A primary cell has an EMF of 1.5 volt when a 5 ohm resistor is connected across it. The current is 0.2 ampere. The internal resistance of this cell is. तो खैर कहानी उसने हमें काफ़ी लंबी बताई है, देखते हैं हम इस कहानी को। उसने हमें EMF दिया है 1.5 वोल्ट, और उसने मेरे रेजिस्टेंस जो है सर्किट की वो हमें बताइए जी 5 ओहम, और उसने हमें करंट भी दिया 0.2 एम्पेयर। तो वो हमसे पूछ रहा है द इंटरनल रेजिस्टेंस क्या होगी हमारे पास। तो हमारे पास रिलेशन क्या आता है, E इज इक्वल्स टू आई प्लस आई आर, ठीक है। तो करंट को हमने रेजिस्टेंस से मल्टीप्लाई किया तो हमारे पास 1 आ गया, 1.5, ये 1 वहाँ पे जाके माइनस हो जाएगा। तो हमारे पास आई आर किसके इक्वल हो जाएगा 0.5 के, और आई को हमने डिवाइड कर दिया तो हमारे पास क्या आ जाएगा आर इक्वल हो जाएगा 5/2 के, यानी कि 2.5 ओहम्स। वो हमारे पास बीटा में मौजूद है, बीटा इसका करेक्ट आंसर हुआ। A wire of cross sectional area of 50 centimeter and 1 millimeter in cross sectional area carries a current of 4 ampere when connected to 2 volt battery. The resistivity of the wire is, तो हमसे resistivity पूछ रहा है। तो हमारे पास रेजिस्टेंस का रिलेशन है, रेजिस्टेंस इक्वल होता है रेजिस्टिविटी L/A। तो अब इस रिलेशन में हमें L भी पता है, A भी पता है, हमें रेजिस्टिविटी निकालने के लिए R भी चाहिए, R हमें नहीं पता। तो R हम कैसे निकालेंगे, हमारे पास करंट और पोटेंशियल डिफरेंस दोनों गिवन है, हम वो दोनों यूज़ करके R निकालेंगे। तो R हमारे पास आ जाएगा 1/2 ओहम, हमारे पास R आ जाएगा। अब हमें R भी पता है, सबकी वैल्यूज़ हमने प्लग इन की। अब यहाँ पे प्लग इन करते हुए इस चीज़ का ध्यान रखना है कि बहुत से लोग इसको 1 मल्टीप्लाई बाय 10⁻³ सिर्फ लिखेंगे, वो नहीं रखना, क्योंकि एरिया है मिलीमीटर स्क्वायर को हम मीटर स्क्वायर में कर रहे हैं। अगर हम मिलीमीटर को मीटर में करें तो वो तो हमारे पास सिंपली हमने 10⁻³ कर देना है। लेकिन अगर हम मिलीमीटर स्क्वायर को कन्वर्ट कर रहे हैं मीटर में, तो वो 10⁻³ और इसके साथ भी स्क्वायर आएगा, इस चीज़ का ध्यान रखना है आपने। तो खैर अब हम इक्वेशन को सीधा करेंगे रेजिस्टिविटी के लिए। तो हमारे पास क्या आ जाएगा 1/2 मल्टीप्लाई बाई ये दो जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा 1 मल्टीप्लाई बाई 10⁻⁻6, और ये 5 मल्टीप्लाई बाई 10⁻⁻2 सॉरी 50। तो अब हम इसको मज़ीद सिंप्लीफाई करेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा 100। हमने 2 और 50 को आपस में मल्टीप्लाई कर दिया, 100 आ गया। ये 2 ऊपर जाके इसमें से माइनस हो जाएगा, 10⁻⁻4 रह जाएगा। और मज़ीद अच्छा अब यहीं पे जाके रुक जाओ, अब कोई 1 के अलावा कोई और नंबर आएगा नहीं, तो हमें यहीं पे पता चल जाना चाहिए कि डेल्टा इसका करेक्ट आंसर है। यार अगर हम इसको वेरीफाई भी करें तो ये ऊपर जाके 10⁻⁻2 उधर उसमें एडअप हो जाएगा, तो 1 मल्टीप्लाई 10⁻6 -6 हो जाएगा, तो डेल्टा इसका करेक्ट आंसर है। A 5 ampere fuse wire can withstand a maximum power of 1 watt in a circuit. The resistance of the fuse is,
तो उसने हमें करंट दिया है, उसने हमें पावर दी है जो मैक्सिमम पावर वो सह सकता है, और वो हमसे पूछ रहा है रेजिस्टेंस क्या है। तो सिंपली हमारे पास रिलेशन क्या है, P इज इक्वल्स टू आई वी। ठीक है, अब हमारे पास जो है वॉट है हमारे पास। अच्छा, हमने रेजिस्टेंस चाहिए हमें, तो हम क्या करेंगे, हम V को रिप्लेस कर देंगे I बाय R से। ठीक है, आई आर से। तो हमारे पास ये रिलेशन आ गया, और हम इसको रेजिस्टेंस के लिए सीधा करेंगे तो P बाय आई स्क्वेयर हो जाएगा, और P की वैल्यू हमने डाली 1 और आई स्क्वेयर हमारे पास 25 आ जाएगा। तो 1/25 जो कि इक्वल होता है हमारे पास किसके, निकाल लेते हैं, वो हमारे पास 0.4 ओहम के इक्वल होता है। तो अल्फा इसका करेक्ट आंसर है। थैंक्स फॉर वॉचिंग, सी यू इन द नेक्स्ट लेक्चर।